जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एनवायरनमेंट की तीसरी क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के प्रकार पर बात करेंगे। हमने दोस्तों अपने दूसरे वीडियो के अंदर इकोसिस्टम को समझने का प्रयास किया था और उसके अंदर हमने इकोसिस्टम को लेकर के जो महत्वपूर्ण टर्म्स हो सकते हैं उस पर हमने बात की थी। खाद्य श्रृंखला हुआ या खाद्य जाल हुआ, इन तमाम चीजों पर हमने बहुत विस्तार पूर्वक बात की थी। यदि आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख करके यहाँ से आगे बढ़िए। आज की हमारी जो एनवायरनमेंट की तीसरी क्लास है, इसके अंदर हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों पर बात करेंगे, जिसमें हमने, अगर आप पहली वीडियो याद करेंगे तो पहली वीडियो में हमने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। आज की वीडियो में हम प्राकृतिक पारितंत्र पर बात करेंगे, जिसमें हम स्थलीय और जलीय देखेंगे। फिर हम मानव निर्मित पारितंत्र पर बहुत थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो की रूपरेखा ये है कि सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। कंटेंट के बाद पूर्व परीक्षा में आए हुए एनवायरनमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है, खासकर इकोलॉजी और इकोसिस्टम से संबंधित उन क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि पीवाईक्यू देखेंगे। यूपीपीसीएस और यूपीएससी के अंदर जो आए हैं पीवाईक्यू, वो चाहे मेंस के हों चाहे प्री के हों। और उसके बाद सेशन के लास्ट में हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे जो भी हम क्लास करने वाले हैं, यानी कि जो कंटेंट हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे उससे संबंधित लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं इकोलॉजी के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकारों में स्थलीय, जलीय और मानव निर्मित। तो सबसे पहले हम स्थलीय पारितंत्र की बात करेंगे, जिसमें हम वन, घास स्थल और मरुस्थल को देखेंगे। उसके बाद हम जलीय पारितंत्र की बात करेंगे, जिसमें हम अलवण जलीय और लवण जलीय, जिसमें अलवण में तालाब, झील और झरने के अंदर देखेंगे इकोसिस्टम कैसा होता है, और लवण जलीय में हम लवण जल, ज्वार नदमुख और समुद्र का पारितंत्र किस तरह से काम करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स या जूप्लैंक्टन्स क्या चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मानव निर्मित पारितंत्र के अंदर दोस्तों कुछ खास हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं आता, इसलिए बस मोटा मोटा मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इसमें खेत खलिहान या एक्वेरियम या अंतरिक्ष यान के अंदर जो पारितंत्र होता है उस पर बात की जाती है, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी कि आपका क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है और बड़े ही ध्यान पूर्वक क्लास को देखिएगा। इस क्लास के अंदर जो भी बातें कही जाती हैं उनमें से एक एक बात आपकी परीक्षा के लिहाज से जरूरी होती है, तो ध्यान पूर्वक आप क्लास लीजिएगा। तो चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे पहले कुछ सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो हमें किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली सर्विस से बात शुरू करेंगे, जिसमें प्रोविजनल सर्विसेज होती हैं, जिसमें खाद्यान्न और जल का उत्पादन हमारा पारितंत्र हमारे लिए करता है। दूसरी सर्विस के अंदर कुछ रेगुलेटिंग सर्विसेज होती हैं, यानी कि नियंत्रण सेवाएं, जिसमें जलवायु और रोग का भी नियंत्रण हमारा पारिस्थितिकी तंत्र करता है। तीसरी सेवा के अंदर दोस्तों समर्थन सेवाएं होती हैं, जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, उसमें पोषण चक्रण और फसल परागण संबंधित होता है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं से। चौथी सेवा है इसकी सांस्कृतिक सेवाएं, कल्चरल सर्विसेज, जिसमें आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं हमारा पारितंत्र हमें प्रदान करता है। पांचवी सेवा के अंदर होता है संरक्षण सेवाएं, प्रिजर्विंग सर्विसेज होती हैं, जो कि विविधता का अनुरक्षण करता है, जैसे जैव विविधता का कंजर्वेशन भी हमारा जो पारितंत्र है वो हमारे लिए करता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से समझने के बाद आइए अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो हमारा वन पारितंत्र होते हैं पूरी दुनिया में, उसको थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैप के अंदर आप सब जानते हैं कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो लाइन है, ये जो सीधा सीधा जा रही है, इसको हम 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री आप जानते हैं, ग्लोब के अंदर इस रेखा को हम 0 डिग्री जो है रेखा, विषुवत रेखा मानकर चलते हैं। उसके बाद ये वाली 23.5 डिग्री जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली रेखा 23.5 डिग्री साउथ मानी जाती है। तो इसको हम कर्क रेखा का नाम देते हैं, कर्क रेखा, और ये होती है हमारी मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा।
और यहाँ पर दोस्तों ये नॉर्थ पोल हो गया यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। आप सबने मैप देखा होगा, आप लोगों को ग्लोब की इतनी जो साधारण जानकारी है वो होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके समझने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर ये कंटेंट देखेंगे, यहाँ पर वनों के अक्षांशीय क्षेत्र, वन का प्रकार, विशेषताएं और उदाहरण के रूप में आपको कुछ चीजें यहाँ पर मैप देखते रहेंगे तो आपके लिए सुलभ होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 0 से 10 डिग्री जो विषुवतीय है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो 0 से, यहाँ 0 से इधर उत्तर में 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री तक जब आप जाएंगे इस 0 डिग्री से, तो आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। और जो कि इनकी विशेषताएं क्या है, अत्यधिक वर्षा वाला स्थान होगा। ये पूरी 0 डिग्री का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर चाहे वो आप अमेजन बेसिन लीजिएगा या फिर कॉन्गो बेसिन आप लेंगे, तो आपको यहाँ पर अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक जैव विविधता, ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वर्षा वन। और इसमें देखिए यहाँ पर मैंने अमेजन बेसिन इंडिकेट किया और यहाँ पर कॉन्गो बेसिन जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 0 डिग्री पर जो विषुवतीय रेखा है वो 0 से 10 डिग्री तक के क्षेत्र की ये विशेषता है। वो चाहे आप उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे, यहाँ पर यही विशेषता देखने को मिलेगी। अब दोस्तों 10 से 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बढ़ने पर हमें उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो मान लो यहाँ से 10 डिग्री हुआ, तो 10 डिग्री के जब हम नीचे जाएंगे यानी कि 25 डिग्री तक, तो 25 डिग्री या फिर ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ दोनों तरफ आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के वन जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका रीजन है, ये वाला रीजन, तो आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका इंडिया का भी हिस्सा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और ग्रीष्म ऋतु शुष्कता और पतझड़ वाला मौसम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सही बात है। भारत और म्यांमार के अंदर इस तरह के मौसम को आप महसूस करते हैं और वनों के प्रकार को आप देख पाते हैं। दोस्तों जब आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जाएंगे तो उनकी जो है विशेषता होती है, 2 प्रकार के वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वनों की भी विशेषता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो वर्षा वनों के अंदर जो मिट्टियां होती हैं, लेटराइट होती हैं, उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि ज्यादा वर्षा होती है तो निच्छालन होता रहता है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाएंगे। विषुवतीय क्षेत्र के अंदर 3 स्तर। सबसे ऊपर क्या होगा दोस्तों, सबसे ऊपर विशाल वृक्ष होंगे जिनमें हम महोगनी, आबनूस या रोजवुड जैसे पेड़ पाते हैं। फिर एपीफाइट्स होंगे, यानी कि उन्हीं वृक्षों पर एपीफाइट्स होंगे, अधिपातप होंगे। उसके बाद सबसे नीचे जो होती हैं वो लिनेस होती हैं, लताएं होती हैं। इस तरह से 3 स्तर देखने को मिलता है। कांगो अमेजन बेसिन हमने इस पर डिस्कस कर लिया था। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु होगी। पौधे अपनी पत्तियां गिरा देंगे मानसूनी वनों में, ये 10 से 25 डिग्री वाला ध्यान रखिएगा। पौधे अपनी पत्तियां गिरा देंगे। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ताकि क्या होते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम से कम हो। ठीक है, इसलिए इन्हें मानसूनी वनों को हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये सभी डिटेल वैसे तो ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम एनवायरमेंट में आपको बता दे रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा आपको सहूलियत हो एनवायरमेंट को समझने के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पर ये देख लिया आपने। उसके बाद आप जो है समशीतोष्ण क्षेत्रों में आते हैं। 25 डिग्री से आगे चलेंगे और 23.5 डिग्री को क्रॉस करके जब 40 डिग्री अक्षांश तक आप पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ और यहाँ पर ये जो है इस वाले क्षेत्र में, तो आपको समशीतोष्ण पतझड़ी वन मिलते हैं। 4 ऋतुएं पाई जाएंगी। पतझड़ मुख्य रूप से होगी अमेरिका और यूरोप के क्षेत्र में। ये वाला अमेरिका क्षेत्र आप देख रहे हैं और यहाँ पर यूरोप, इन क्षेत्रों में आपको समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे ही अब जब आप यहाँ आएंगे और नीचे, तो ये परिस्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर 30 से 50 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि थोड़ा सा और आएंगे, यहाँ पर आप 50 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर आपको 50 डिग्री मान लीजिए, 50 डिग्री यहाँ पर भूमध्य सागरीय वन पाए जाएंगे। गर्मी में शुष्कता होगी। जैतून के वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा क्षेत्र है? इटली और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यहाँ पर आप ये मान के चलिए, वो थोड़ा ऊपर हो गया, कैलिफोर्निया यूएस के अंदर है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए, और इटली आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको जो है कि भूमध्य सागरीय वन देखने को मिलेंगे। और ये वाला आपका भूमध्य सागर है, आप जानते हैं, ये वाला रीजन
भूमध्य सागर है, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी और इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। फिर 50 से 70 डिग्री, जब 50 से आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको टैगा प्रकार के वन पाए जाएंगे, जिसमें यहाँ पर 50 डिग्री आप जाएंगे, 50 से 70 यहाँ इधर बढ़ेंगे तो आपको टैगा वन, ठंडी जलवायु, शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे। ये रूस वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए कनाडा वाला क्षेत्र, यहाँ कनाडा और यहाँ पर रूस वाला क्षेत्र जो है लोकेटेड है, ठीक है, जहां पर दोस्तों ठंडी जलवायु और शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे। आप जानते हैं कि रूस के अंदर साइबेरिया एक बहुत बड़ा बर्फीला स्थान है, तो यहाँ पर टैगा प्रकार के वन पाए जाएंगे। फिर दोस्तों 70 से 90 डिग्री अक्षांशों पर आप टुंड्रा वन पाए जाएंगे, यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है, टुंड्रा वन पाए जाएंगे। ये 90 डिग्री अक्षांश मान लो, ठीक है। और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, इसमें अत्यधिक ठंड होगी, बिना वृक्ष का क्षेत्र होगा। इन क्षेत्रों में ये ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, जिसमें आपको ठंड जो है बहुत भयंकर देखने को मिलेगी। और ये आर्कटिक और साइबेरिया वाला रीजन है। साइबेरिया मैंने बताया रूस में यहाँ पे है, बहुत ठंडा स्थान, रूस के एकदम उत्तर में है, लगभग नॉर्थ पोल के करीब में, ठीक है। तो आई होप आपको वनों का प्रकार जो है अच्छे से समझ में आया होगा मैप के साथ, ठीक है। देखिए इन वीडियोस को अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आइए वन पारितंत्र के बाद अब हम घास स्थलों को देख लेते हैं। दुनिया में कहां-कहां कौन से घास के मैदान हैं, उनकी क्या विशेषता है, इस मैप को देखते रहेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर घास स्थल, स्थान और वनस्पति, जीव जंतु और विशेषता यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रेरी लेंगे। प्रेरी जो है ये अमेरिका वाला क्षेत्र है, ठीक है। अमेरिका में यहाँ पर आपको यूएस, ये यूएस है, यूएस में यहाँ आपको ये प्रेरी क्षेत्र मिलेगा। प्रेरी क्षेत्र में दोस्तों बेफेलो घास और ब्लू स्टेम घास जो है वनस्पति के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जीव जंतुओं में बाइसन नाम का बहुत जबरदस्त एक जो है जीव पाया जाता है, वो मिलेगा। समथिंग यहाँ पर जैसे भैंसे का प्रजाति आप देखते हैं उसी तरह का कुछ है। और प्रेरी डॉग भी जो है कि प्रेरी क्षेत्र में यूएस में पाए जाएंगे। यहाँ पर इनकी विशेषताओं की बात करें तो कृषि और पशुपालन के लिए क्षेत्र उपयुक्त होता है। फिर आएंगे पंपास की तरफ, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है आपका, जहां पर पंपास पाई जाएगी। और पंपास के अंदर वनस्पति दोस्तों अल्फा अल्फा और फेदर घास यहाँ पर पाई जाएगी। इस वाले क्षेत्र में अल्फा अल्फा और फेदर घास। जीव जंतुओं में आर्माडिलो और रिया नाम के जंतु पाए जाएंगे मुख्य रूप से। और ये मिट्टी जो दोस्तों उपजाऊ होगी और गेहूं के उत्पादन के लिए काफी बेस्ट मानी जाएगी पंपास वाला क्षेत्र, जो कि आप पंपास मुख्य रूप से ये वाला, ये जो दक्षिण अमेरिकी देश है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के अंदर पंपास जो है आपको देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर आए तो आप गलत करके मत आना, ठीक है। अब उसके बाद आएंगे दोस्तों स्टेपी। स्टेपी मुख्य रूप से यूरोप और एशिया, ये यूरोप है आपका, ये यूरोप है। और ये वाला यहाँ पर मान लो ये आपका यूरोप है, ठीक है, यूरोप, और ये है आपका एशिया। तो यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में स्टेपी प्रकार के घास स्थल पाए जाएंगे, जिसमें फेदर घास और वाइल्ड वेट घास पाई जाएगी। साइगा हिरण और स्टेपी ईगल यहाँ पर पाए जाएंगे। चारागाही गतिविधियों का ये क्षेत्र जो है केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गई प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी। ये हो गया पंपास, ठीक है, पंपास वाला रीजन, ठीक है, पंपास। और ये क्या था दोस्तों, स्टेपी वाला क्षेत्र है, ठीक है, स्टेपी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बेल्ट पाया जाएगा। ये साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर बेल्ट पाया जाएगा, ठीक है। ये बेल्ट वाला रीजन हो गया, जहां पर दोस्तों लाल घास और क्यूकू घास पाई जाएगी, जिब्रा शेर पाए जाएंगे। पशुपालन के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त होगा। फिर डाउन्स दोस्तों यहाँ पर आपको पाई जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डाउन्स मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, याद रखिएगा। डाउन्स में दोस्तों मिचलेट और स्पिनेक्स प्रकार की घास पाई जाएगी। जीव जंतुओं में कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, आप जानते हैं। एमू प्रकार का पक्षी पाया जाएगा, एमू नाम का पक्षी होता है। भेड़ पालन के लिए ये क्षेत्र काफी, डाउन्स जो घास के मैदान होते हैं वो काफी प्रसिद्ध होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सवाना प्रकार की अंतिम प्रकार की घास स्थलों की बात करते हैं, जिसमें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। जिसमें दक्षिण अफ्रीका में आपको ये वाला क्षेत्र में सवाना प्रकार की जो है घास स्थल पाए जाएंगे, सवाना, ठीक है। और उसके बाद आपको
दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर भी सवाना कुछ देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सवाना प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर हाथी घास और बाओबाब जो वृक्ष हैं वो प्रजातियां पाई जाएंगी। हाथी और तेंदुआ इस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाएंगे और जैव विविधता की दृष्टि से आप देखेंगे तो सवाना क्षेत्र काफी समृद्ध क्षेत्र में आता है। दोस्तों, अब आपने घास स्थल और वनों को देख लिया है, जिसमें मुख्य रूप से जो जो प्रमुख बातें थी वो हमने डिस्कस कर दिया है। वन और घास स्थल आप बार बार जो है कि इन क्लासेस के अंदर देखेंगे, जब हम वन पढ़ाएंगे तब वहां पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। अब आइए मुख्य रूप से हम इकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर चलते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से टर्म्स पाते हैं पारिस्थितिकीय कर्मता या निकेत या नीचे, या इसको मुख्य रूप से अंग्रेजी में कहेंगे इकोलॉजिकल नीचे। अब ये क्या होता है, इस इमेज को देखते रहेंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, तो दोस्तों किसी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका, व्यवहार, अस्तित्व की विशेषताओं को जो है नीचे दर्शाता है। उसका भोजन स्रोत, पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन, अन्य जीवों के साथ संबंध और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान जो है पारिस्थितिकी कर्मता के अंदर शामिल किया जाता है। प्रत्येक जीव की अपनी एक विशिष्ट निच होता है, ध्यान में रखिएगा, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है और जैव विविधता जो है सुरक्षित रहती है। तो ये दोस्तों पारिस्थितिकी कर्मता, निकेत या नीचे या इकोलॉजिकल नीचे इसी को बोलते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव का अपना एक नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है। यहाँ पर आपने इस चित्र के माध्यम से समझ लिया होगा कि यहाँ बहुत सारे जीव हैं, इन सभी जीवों का अपना एक विशिष्ट निच है, ठीक है। अब आइए समुद्री पारितंत्र के अंदर चलते हैं। देखिए, हमने इन क्लासेस के अंदर बहुत जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हीं को शामिल किया है। हमने कोई ऐसी फर्जी चीजें नहीं शामिल की जिसमें आपका इन क्लासेस को देखते वक्त टाइम बर्बाद हो, क्योंकि समय की कीमत मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं एक प्रतियोगी छात्र हूं और प्रतियोगी छात्र को समय की जो महत्व होता है वो अच्छे से पता होता है। तो चलिए समुद्री पारितंत्र के अंदर हम प्लैंकटन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्लैंकटन कम्युनिटी क्या होती है दोस्तों, ये छोटे छोटे जीवों का समूह होता है जो जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और जलधारा के साथ बहते रहते हैं। ये मुख्य रूप से महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में पाए जाते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये स्वयं जलधारा के विरुद्ध तैर नहीं सकते, याद रखिएगा, जलधारा के विरुद्ध तैर नहीं सकते हैं। ये प्लैंकटन समुदाय पाए जाते हैं, ठीक, प्लैंकटन समुदाय कहे जाते हैं। अब प्लैंकटन समुदाय कैसे कैसे होते हैं, पहला है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, प्रकार प्लैंकटन समुदाय के प्रकारों में आप समझेंगे। पहला है फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या होते हैं, ये सूक्ष्म वनस्पति होती है समुद्र के अंदर या पानी के अंदर दोस्तों, जो कि प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के रूप में हम फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डायटम और डायनोफ्लैगेलेट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आप जानते हैं कि दुनिया में जिन भी सागरीय क्षेत्रों में फाइटोप्लैंक्टन्स की बहुलता होती है वहां पर बहुत बड़े मत्स्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, समुद्री घास है जहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। वहां पर आपको समुद्री जीव भी अधिक देखने को मिलेंगे। तो मछली क्या है, समुद्री जीव है। तो यहाँ पर जहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स बनेंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र पे मत्स्य देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रकारों में हम प्लैंक्टन्स के प्रकारों में फाइटोप्लैंक्टन को हमने जो है कि समझा था, लेकिन यहाँ पर दोबारा रिप्रिंट कर दिया गया है, तो ये चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब हम जूप्लैंक्टन की तरफ बढ़ चलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन पहला था, प्रकार आप समझ सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन के प्रकारों में फाइटोप्लैंक्टन पहला और दूसरा जूप्लैंक्टन। अब जूप्लैंक्टन क्या होता है, ये छोटे छोटे जंतु होते हैं जो मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन या अन्य जीवों को खाते हैं। उदाहरण के लिए कोपेपोड और क्लेडोसेरा, ये जूप्लैंक्टन के प्रकार हैं, ठीक है। अब आइए, हमने समुद्र के अंदर वनस्पतियों को समझा जिसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन देखा हमने प्लैंक्टन्स के अंदर। अब हम आइए जो समुद्र, ये आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये समुद्र के जलस्तर की गहराई तक कुछ जीवों के बारे में बता रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न गहराइयों पे जीवों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। देखिए, ये प्लैंक्टन्स है ना, यहाँ पर देखिए, ये फाइटोप्लैंक्टन्स आपके हो गए ये वाले,
फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये वाले आपके जूप्लैंक्टन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, और इस चित्र को आप देखते रहेंगे तो आगे के जो टर्म्स हैं, जैसे नेक्टन समुदाय आपको यहाँ पर कहीं देखने को मिल रहा होगा, तो ये है नेक्टन समुदाय। तो नेक्टन समुदाय क्या है समझिए, उन जलीय जीवों का समुदाय होता है जो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मछली दिख रही है, और जलधारा के प्रवाह से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, ये सक्रिय रूप से तैरते हैं और अपनी दिशा बदल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मछली जो है जलधारा से प्रभावित नहीं होती, वो जिस दिशा में चाहे उस दिशा में तैर करके अपना रास्ता जो है वो बना सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें मछलियां और फेल, डॉल्फिन, स्क्विड और शार्क मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। आपने यहाँ पर प्लैंक्टन्स देखा और नेक्टन्स देखा। अब आप बेंथोस देखेंगे, जो कि एकदम समुद्र तल पर स्थित जो जीव होते हैं उनका समूह होता है। आप बेंथोस को आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेंथोस क्या होता है, यानी कि बेंथिक समुदाय, बेंथिक कम्युनिटी, ये क्या है, उन जीवों का समूह होता है जो जल निकायों के तल में रहते हैं। मैंने चित्र में आपको दिखाया, चाहे वो समुद्र हो, झील हो या नदी हो, इन्हें बेंथोस भी कहा जाता है। जो कि दोस्तों उदाहरण के रूप में हम केकड़े, स्टारफिश, मूंगे और समुद्री खीरे और स्पंज का उदाहरण लेते हैं। तो ये सभी जीव क्या होते हैं, बेंथिक समुदाय के अंदर आते हैं, जो कि समुद्र के बिल्कुल तली पर मौजूद होते हैं। तो आई होप आपको नेक्टन, बेंथस, बेंथोस, फाइटोप्लैंक्टन सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चित्रों को आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए ये क्लासेस काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए बैरियर जो पारितंत्र होता है, यानी कि बैरियर आइलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, समझिए कि बैरियर क्या होता है। इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस चित्र को, बैरियर्स होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, समुद्र के तट से थोड़ी सी डीप सी के अंदर, मतलब डीप सी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वहां पर एक उठी हुई चट्टान आपको दिख रही है, और उसके बीच में पानी है, और पानी के बाद जो है ये तट है, और तट के बीच का जो पानी है दोस्तों, यही क्या है, बैरियर द्वीप पारितंत्र बनाता है। यहाँ पर ये जो है तीर के माध्यम से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर बस कंटेंट देखते चलिएगा। समुद्र तट के समानांतर स्थित रेत से बने द्वीपों का पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये देखिए रेत से बना हुआ द्वीप है, इसका पारितंत्र है जो तटीय क्षेत्रों को समुद्री लहरों, तूफानों और कटाव से बचाता है। देखिए इधर से अगर लहर आई तो ये वाला क्षेत्र जो है, जो उठा हुआ क्षेत्र है, ये जो आइलैंड है, वो समुद्री लहरों को रोक लेगा, तो तट पर उतना नुकसान समुद्री लहरों से नहीं होता। ये बैरियर जो आइलैंड होते हैं, ये जो है समुद्र तटों को लहरों और तूफानों से बचाते हैं, और इससे कटाव भी बचता है। ये द्वीप क्या होता है, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, जहां समुद्री घास, मैंग्रोव, पक्षी, कछुए और अन्य जलीय जीव यहाँ पर निवास करते हैं। तो आई होप आपको बैरियर आइलैंड अच्छे से समझ आए होंगे। अब आइए प्रवाल भित्तियों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रवाल भित्ति पारितंत्र यानी कि कोरल रीफ इकोसिस्टम क्या है उसको देखते हैं। चित्र के अंदर समुद्र या पानी के अंदर आप कोरल रीफ्स ये देख सकते हैं, ये जो जीव हैं तो वो कोरल हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो प्रवाल भित्ति जो होती है यानी कि कोरल रीफ जो होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी एक जटिल समुद्री पारिस्थितिक संरचना है। तो कौन सा पदार्थ इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आ भी चुका है और आने की भी संभावना है। जो दोस्तों प्रवाल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, इन्हें समुद्र का वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है। प्रवाल भित्तियों को क्या कहते हैं, समुद्र का वर्षावन। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ये जो है समुद्र के वर्षावन क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिच क्षेत्र होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कोरल रीफ आपको यहाँ पर चित्र में बहुत अच्छे से स्पष्ट है, आप देख लीजिए। उसके बाद आप प्रवाल भित्तियों के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों प्रवाल भित्तियां जो है मुख्य रूप से ग्लोब में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच जो है गर्म, उथले और स्वच्छ समुद्री जल में पाई जाती है। याद रखिएगा, मुख्यतः ऐसा नहीं है कि इन अक्षांशों के परे नहीं पाई जाती, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। प्रवाल भित्तियां, अब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियां उन पर बात कर लेते हैं। तो पहली है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और यहाँ पर इस मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया के मैप के अंदर ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में आपको
ग्रेट बैरियर रीफ ये देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ये और दूसरी प्रवाल भित्ति आप इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जब आप जाएंगे तो इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों में विभक्त है। यहाँ पर जो है बहुत सारी प्रवाल भित्ति मिलती हैं, और इंडोनेशिया के थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो फिलीपींस जो है वो भी प्रवाल भित्तियों से एक रिच क्षेत्र है। यदि भारत के संदर्भ में प्रवाल भित्तियों की बात करें तो भारत में दोस्तों लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप के अंदर एटॉल प्रकार के जो है कि प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। अंडमान निकोबार में भी फ्रीजिंग टाइप की रीफ देखने को मिलती हैं, और पंबन आइलैंड या मन्नार की खाड़ी में भी हमें प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। तो मुख्य रूप से ये क्षेत्र आप याद रखेंगे। अच्छा, प्रवाल भित्तियों का प्रकार भी होता है, तो 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं। पहला होता है फ्रीजिंग रीफ, दूसरा होता है बैरियर रीफ, और तीसरा होता है एटॉल प्रकार की रीफ। तो इन तीनों में देखेंगे, फ्रीजिंग रीफ क्या है, तटीय क्षेत्र के निकट पाई जाएगी। बैरियर क्या है, तट से दूर होती है, बीच में जल जो है गहरा हो जाता है बैरियर रीफ के अंदर। एटॉल जो है ये पूर्णतः जल से घिरी वृत्ताकार जो है प्रवाल भित्ति होती हैं। ये 3 प्रकार की प्रवाल भित्ति हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। प्रवाल भित्तियों को पढ़ते वक्त दोस्तों एक महत्वपूर्ण टर्म्स हमारे नजर में आता है, कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन, यानी कि प्रवाल भित्तियों को जो संकट होता है वो क्या है। तो प्रवाल विरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवाल जो कोरल्स होते हैं अपने भीतर रहने वाले सहजीवी जो शैवाल होता है, जिसका नाम होता है जुजेंथिली। ठीक है, जुजेंथिली को खो देते हैं। प्रवाल विरंजन के अंदर कोरल क्या होते हैं, अपने सहजीवी जो शैवाल जुजेंथिली है उसको खो देते हैं, और ये शैवाल दोस्तों प्रवाल को पोषण और रंग प्रदान करते हैं। जब ये शैवाल निकल जाते हैं तो प्रवाल सफेद या फीका पड़ जाता है, इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो आई होप आपको कोरल ब्लीचिंग बहुत अच्छे तरीके से बड़ी ही आसान भाषा में समझ में आई होगी। देखिए, प्रवाल के साथ सहजीवी रूप से एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है जुजेंथिली। ये जुजेंथिली जो जो प्रवाल होते हैं वो जब अपने शैवालों को खो देता है, यानी कि जुजेंथिली को खो देता है, जो कि जो शैवाल होता है, जो जुजेंथिली होता है, वो क्या करता है, प्रवाल को पोषण और रंग प्रदान करता है। जब प्रवाल को पोषण और रंग नहीं मिलेगा तो प्रवाल क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा और फीका पड़ जाएगा। अंततः इसी घटना को हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, जिसमें प्रवाल के नष्ट होने की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, प्रवाल खराब हो जाते हैं। दोस्तों, प्रवाल को पढ़ने के बाद अब आइए हम वेटलैंड्स जो इकोसिस्टम है उसको समझ लेते हैं। वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि पारितंत्र। आर्द्रभूमि क्या होती हैं, इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आर्द्रभूमि अब आपको समझ में आ रही होगी क्या है। तो वे आर्द्रभूमियां वे प्राकृतिक या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जहां जल स्थायी या अस्थायी रूप से जमा हुआ होता है, ये बहता हुआ नहीं होता, ये ध्यान रखिए। इनमें झीलें पाई जाती हैं, दलदली भूमि होती है, नदी का डेल्टा होता है, मैंग्रोव वन होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, या कक्ष का रण आदि जो है आर्द्रभूमि पारितंत्र के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये रुका हुआ ही जल है कहीं कहीं, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको अब वेटलैंड अच्छे से आपके दिमाग में बन गया होगा, और आप जहां भी शहर या गांव में रहते होंगे वहां आसपास आपने बहुत वेटलैंड्स देखे होंगे, वो चाहे छोटे हों या बड़े, या उनका सरकार संरक्षण करती हो या नहीं करती हो। देखिए, वो वेटलैंड ज्यादा फेमस हो जाते हैं जिनका सरकार संरक्षण करती है, जो जैव विविधता के बड़े केंद्र होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक जैव विविधता को सहारा देते हैं। जो आर्द्रभूमि पारितंत्र होता है, वेटलैंड होता है, वो जैव विविधता से रिच होता है, और उससे जो है जैव विविधता को जब सहारा देगा तो क्या होगा, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में ये वेटलैंड मदद करेंगे। तो आई होप आपको वेटलैंड का महत्व भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों, रामसर सम्मेलन हुआ वेटलैंड को लेकर के, पूरी दुनिया के अंदर वेटलैंड को लेकर के एक जागृति व्याप्त हुई कि भाई वेटलैंड हमारी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दुनिया के तमाम देशों ने 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर जिसका नाम है रामसर, उसके अंदर हुआ रामसर सम्मेलन। जो क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसका उद्देश्य था कि जो दुनिया की तमाम आर्द्रभूमियां हैं उनका क्या किया जाए, संरक्षण और सतत उपयोग किया जाए सुनिश्चित। ठीक है,
तो आई होप रामसर सम्मेलन आप नहीं भूलेंगे। रामसर सम्मेलन कभी-कभी क्वेश्चन में आता है कि किस चीज से संबंधित है, तो आर्द्र भूमियों से संबंधित है रामसर सम्मेलन। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी को कुछ मनाया जाता है हर साल, अंतरराष्ट्रीय जो है वेटलैंड दिवस, विश्व रामसर दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। यह संधि आर्द्र भूमियों की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जल स्रोतों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में इस समय रामसर स्थलों की संख्या 75 ही थी, अब शायद ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। वो आप लोगों का काम है कि थोड़ा अपडेट हो लीजिएगा ऑनलाइन इंटरनेट से रिसर्च करके, जिनमें दोस्तों भारत के अंदर बुलर झील, चिल्का झील और सुंदरवन डेल्टा जैसे क्षेत्र जो है आर्द्र भूमियों के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब आर्द्र भूमियां करती क्या है, तो मुख्य रूप से आर्द्र भूमियों की विशेषताओं को आप लोग याद रखिएगा, ताकि अगर मेंस जैसे जो आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी या किसी स्टेट के आप मेंस दे रहे हो, तो मेंस में अगर आ गया कि आर्द्र भूमि क्या है और उनका महत्व क्या है, वो किस तरह से हमारी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लिख पाए यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन कि आर्द्र भूमि क्या होती है, ठीक है। आर्द्र भूमि के लिए जो सम्मेलन हुआ वो लिख पाए, आर्द्र भूमि करती क्या है, ठीक है। और कुछ और विशेषताएं जिनमें आर्द्र भूमियां जल संरक्षण करती हैं, बाढ़ को नियंत्रण करती हैं, जलवायु संतुलन को बनाए रखती हैं, जैव विविधता का संरक्षण करती हैं, मृदा संरक्षण करती हैं, आर्थिक महत्व होता है इनका, और प्राकृतिक आपदाओं से ये सुरक्षा प्रदान करती है। इन सभी चीजों को अगर आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है, यदि सिर्फ आप इतना भी लिख कर आए, कम से कम ये 200 के आसपास का कंटेंट होगा, 200-150, और कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको बहुत सारा मेरे बोलने समझाने से ही समझ में आया होगा कि आर्द्र भूमियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आर्द्र भूमि जो पारितंत्र है जो है वो जैव विविधता को किस तरह से मजबूत बनाए रखने में योगदान करता है, ठीक है। और वैसे ही हमने कोरल रीफ्स पर बात की थी। देखिए कोरल रीफ्स भी एक आर्द्र भूमियों का ही जो है हिस्सा माना जाता है, ठीक है। देखिए आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण भी होता है, आर्द्र भूमियां तमाम प्रकार की पाई जाती हैं। उपयोग और महत्व के बारे में भी हमने बता दी। जो हमने पारितंत्र को डिस्कस करते हुए शुरू में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं डिस्कस की थी, उसी तरह की कुछ सेवाएं आपका जो आर्द्र भूमि है वो भी प्रदान करता है। उसमें प्रोविजनिंग सर्विसेज होती हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज होती हैं, कल्चरल सर्विसेज होती हैं, और सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है, ठीक है। ये जो है आर्द्र भूमि पारितंत्र। दोस्तों आर्द्र भूमि पारितंत्र को डिस्कस करते हुए आर्द्र भूमियों के लिए एक महत्वपूर्ण टर्म्स आता है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है समझिएगा, इस झील को देखते रहिएगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। रामसर सम्मेलन जो हुआ आर्द्र भूमियों को लेकर के 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में रामसर में, उसके अंदर दोस्तों एक रजिस्टर बनाया गया या एक सूची बनाई गई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के नाम से, जिसमें उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो पारिस्थितिक रूप से क्या हैं, खतरे में हैं, और जिनके संरक्षण के लिए तत्काल उपायों की जरूरत है। तो आप ध्यान रखिएगा आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए ये एक रजिस्टर है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाएगा जिनकी पारिस्थितिकी खतरे में है और जिनके संरक्षण किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। इसे दोस्तों इस रिकॉर्ड को 1990 में स्थापित किया गया था। यह उन वेटलैंड्स की निगरानी करता है जहां पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि तत्काल आवश्यकता होती है ऐसे परिवर्तन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। दोस्तों भारत के अंदर 2 वेटलैंड ऐसे हैं वर्तमान में जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। ये एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत के अंदर कौन कौन से 2 जो है कि ऐसे जो है वेटलैंड्स हैं, वो पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के अंदर पाया जाता है। यहाँ जो है पानी की उपलब्धता में कमी है, ठीक है। अवैध जल का दोहन हो रहा है, इस कारण से पारिस्थितिकीय असंतुलन जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में व्याप्त है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाकायदा एक रामसर स्थल के अंदर जो है आर्द्र भूमियों का हिस्सा है, इसलिए इसके संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर इसे शामिल किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और झील है लोकटक झील जो कि मणिपुर की है। यहीं पर आपको केवल लामझाओ पार्क मिलेगा जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंदर जो है संगाई नाम का एक मृग पाया जाएगा जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। ये मणिपुर में लोकटक झील राष्ट्रीय उद्यान के अंदर
पाया जाता है। और जो हिरन है जब उस पे चलता है तो वो डांस करता हुआ नजर आता है। वो किस लिए डांस करता हुआ नजर आता है? क्योंकि इस झील के अंदर फुमडी नाम की फुमडी, ठीक है, फुमडी नाम की वनस्पति पाई जाती है। और इसी वनस्पति पर जब वो हिरन चलता है तो वो डांस करता हुआ नजर आता है। क्योंकि ये फ्लोटिंग है इसलिए वो डांस करता है, इसलिए इसका नाम डांसिंग डियर भी रखा गया है। लोकटेक झील के अंदर जलग्रहण क्षेत्र में अनियंत्रित विकास हुआ। जलस्तर में बदलाव के कारण पारिस्थितिक संकट पैदा हुआ, इसलिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर लोकटेक झील को शामिल किया गया। अब दोस्तों, खतरे में पड़ी आर्द्रभूमियों की पहचान जो है कैसे होगी? उन वेटलैंड्स की सूची प्रदान करेगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जहां पर प्रदूषण होगा, जलस्तर में बदलाव हो रहा होगा, शहरीकरण या अन्य कारणों से पारिस्थितिकीय असंतुलन बड़े पैमाने पर देखने को वहां पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम मैंग्रोव पारितंत्र पर बात करते हैं। दोस्तों, मैंग्रोव क्या होता है? तो इस फिर एक बार से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तस्वीरों को देखते रहिएगा। ये जो पेड़ पौधे आपको पानी के नजदीक दिख रहे हैं तटवर्ती क्षेत्रों में, इनकी जड़ों के प्रकारों को आप समझिए किस तरह से गुथी हुई जड़ें हैं आपस में, यही मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है क्षेत्र जो है मैंग्रोव इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। तो आइए समझते हैं मैंग्रोव पारितंत्र। तो दोस्तों, मैंग्रोव पारितंत्र वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो समुद्री तटों, खारे पानी के दलदली क्षेत्रों और नदी डेल्टा में पाए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये पारतंत्र मुख्य रूप से मैंग्रोव पेड़ों और अन्य वनस्पतियों से मिलकर बनेंगे। ये सैलाइन यानी कि लवणीय और टाइडल यानी कि ज्वारीय परिस्थितियों में विकसित होने की अनूठी क्षमता रखते हैं मैंग्रोव के पौधे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। खारे पानी के दलदली क्षेत्रों और नदी डेल्टा के क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। लवणीय और ज्वारीय दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाएंगी। और मैंग्रोव वनों की जड़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और एग्जाम में ये पूछा भी गया है और इसको ध्यान भी रखना है। न्यूमेटोफोर्स यानी कि श्वसन मूल जड़ें होती हैं मैंग्रोव वनों की, जो कि ऑक्सीजन अवशोषित करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें दोस्तों प्रोप रूट्स होते हैं जो पेड़ों की दलदली मिट्टी में स्थिर बनाए रखते हैं। और इनमें दोस्तों सॉल्ट एक्सक्यूलेशन और सॉल्ट सेक्रेटिंग तकनीक होती है जिससे वे अधिक लवणीयता को सहन कर सकते हैं। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो बहुत अधिक लवणीयता में भी आराम से सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, साल्ट सेक्रेटिंग तकनीक होती है इसलिए ये अत्यधिक लवणीयता को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैंग्रोव वन जो है कई प्रकार के पक्षियों, उभयचरों, मछलियों और अन्य जलीय जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। जिनमें प्रसिद्ध जीवों में आप जानते हैं बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के अंदर बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, कछुए और डॉल्फिन की प्रजातियां आपको मैंग्रोव के अंदर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मैंग्रोव को आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप उसको बार बार रिवाइंड मोड पर वीडियोस देखेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वैसे मैं इतना जानता हूं कि मैं इतने क्लियरिटी के साथ क्लासेस लेता हूं कि आपको कोई भी टॉपिक समझने में हैरानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, मैंग्रोव के बाद हम मरुस्थलीकरण पर बात करेंगे। मरुस्थलीकरण को हम इंग्लिश में डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। मरुस्थलीकरण को जो है इंडिकेट करती हुई ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों मिट्टी हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरफ फसल है और बीच में जो है कि ट्रांजिशन फेज पे पेड़ आया है। पेड़ का इस वाला हिस्से को आप ग्रीन देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को डेजर्टिफाई देख रहे हैं, ग्रे देख रहे हैं। तो जब भूमि, उपजाऊ भूमि डेजर्ट में परिवर्तन होने लग जाए उसी को हम डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण बोलते हैं। यानी कि अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी जब बलुई मिट्टी में परिवर्तन होने लग जाए और बंजर भूमि बनने लग जाए, इसी प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि बंजर हो जाएगी, उर्वरता खत्म हो जाएगी। यही दोस्तों है जो है मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको मरुस्थलीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, मरुस्थलीकरण मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों, दो मुख्य कारणों से होता है। ठीक है, और कुछ और एडिशनल जो रीजंस हैं उनको हम समझ लेते हैं जो कि मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। पहला रीजन है वनों की कटाई। जब पेड़ को आप काटेंगे तो पेड़ जो है दोस्तों मिट्टी को बांध के रखता है और उनकी कमी से क्या होता है, पेड़ जब कम होंगे तो भूमि आपकी क्या हो जाएगी?
बंजर हो जाएगी। दूसरा कारण है अत्यधिक कृषि। आप जब कृषि करेंगे और अत्यधिक फसल के चक्कर में उपजाऊ मतलब अत्यधिक उपज के चक्कर में आप रासायनिक खादों और बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे-धीरे जो है घटती चली जाती है। तो ये भी मुख्य कारण है मरुस्थलीकरण के पीछे। अत्यधिक चराई, जब आप किसी क्षेत्र में पशुपालन से घास भूमि खत्म होने लग जाती है, तो यहाँ पर आप भूमि कटाव की समस्या को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए मैंने बार-बार समझाया है कि इन क्लासेस के अंदर जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक हमारा बहुत बड़ा चैप्टर डिस्कस होगा। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जलवायु परिवर्तन को हम बहुत अच्छे से समग्रता में समझेंगे। तो जलवायु परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? तापमान बढ़ रहा है, जिससे बारिश में कमी और सूखा का खतरा भी बढ़ रहा है। तो जो है ये समग्र रूप से जो है कि मिले-जुले कारणों में है मरुस्थलीकरण को लेकर के, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पहले से ही मेंशन है, जलवायु परिवर्तन। अतिशोषण होगा, जब जल स्रोतों के अधिक उपयोग से भूमि सूखने लगेगी, तो मरुस्थलीकरण की वहाँ समस्या देखने को मिलेगी। दोस्तों, मिट्टी का कटाव, उपजाऊ भूमि का नष्ट होना, कृषि उत्पादन में गिरावट, खाद्य संकट, जल संकट, क्योंकि भूमिगत जलस्तर जो है वो गिरता है, जैव विविधता को नुकसान होता है, क्योंकि कई जीव वनस्पतियां विलुप्त होती हैं, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, अस्थिरता बढ़ती है और पलायन बढ़ता है मरुस्थलीकरण से। तो ये वाला जो है मरुस्थलीकरण का प्रभाव है, आप ये बात ध्यान में रखें। अब मरुस्थलीकरण पर यदि आपसे 150 से 200 शब्दों का या 250 शब्दों का प्रश्न आता है मेंस के अंदर, तो आप आराम से इस पूरे कंटेंट को भी अगर आप लिख के चले आते हैं, तब भी आपको आराम से पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मरुस्थलीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मरुस्थलीकरण आपने समझा, तो आपको ये भी समझ में होना चाहिए कि मरुस्थलीकरण से बचाव के लिए सरकारें कुछ प्रयास कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो हाँ दोस्तों, सरकारें कर रही हैं और मरुस्थलीकरण के रोकथाम के जो है 2 स्तर पर उपाय हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मरुस्थलीकरण एक बड़ी व्यापक समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां-जहां लैंड है, जहां-जहां खेती होती है, हर तरह की जो है लैंड जो है मरुस्थलीकरण हो रहा है, वहां डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक व्यापक समस्या है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें दोस्तों, भारत में तो राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है NAPCC, और ये जो है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक मेजर उपाय है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरित भारत मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें वनीकरण और भूमि पुनर्स्थापन पर ध्यान दिया जा रहा है। जल संचयन और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत के अंदर। मनरेगा जैसी योजनाओं को चला करके जल संरक्षण और भूमि सुधार की भी जो है प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, जिससे डेजर्टिफिकेशन जो है वो रुके। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की बात करें तो दोस्तों, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए एक संधि है, जो कि 1994 से ही सक्रिय है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉन चैलेंज बनाए गए हैं, जो कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन समझौतों में दोस्तों, 2015 का जो COP21 हुआ, COP21 जो कि हमारा हुआ पेरिस के अंदर, ये जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों में जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वो जो है इस प्रयास के अंतर्गत शामिल है। हम पेरिस समझौते के तहत भी काम कर रहे हैं कि डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए। यहाँ पर दोस्तों, इंडिया बिकम सिग्निफिकेंटली टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इन 1994 जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है UNCCD, उसका भारत हिस्सा है। ठीक है, भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जो है कोलैबोरेट करके मरुस्थलीकरण को रोकने का भी काम कर रहा है। और भारत ने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चला रखा है, जो कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है सन 2000 से ही। और बाकी कई प्रोग्राम जो है इंडिया द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सहायक है। दोस्तों, मरुस्थलीकरण जैसे बड़े-बड़े टर्म्स को डिस्कस करने के बाद अब आइए कुछ छोटे टर्म्स पर ध्यान देते हैं, जिनमें यूट्रोफिकेशन या सुपोषण है। तो सुपोषण को देखिए, इस चित्र को अच्छे से देखिए। इस चित्र से आप समझ पाएंगे कि बड़े-बड़े फैक्ट्री के जो गंदा जल है, ग्रे वाटर है, वो फ्रेश वाटर वाले जो है एक सिस्टम के अंदर
छोड़ा जा रहा है। बस इसको चित्र को देखिए, उसके बाद समझिएगा। तो जल में जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो जाए और उससे एल्गल ब्लूम यानी कि शैवाल विस्फोट की घटना उत्पन्न हो जाए, जिससे बीओडी यानी कि जैव ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ जाए, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन में शैवाल सड़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस शैवाल के सड़ने से ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया नाम देते हैं, जिससे जलीय जीव यहाँ पर जो देख रहे हैं मछलियां आपको मरी हुई नजर आएंगी और ये वाटर ब्लूम या पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण भी बनेगा हमारा यूट्रोफिकेशन। आप समझ गए होंगे कि जब फैक्ट्रियों के गंदले जल फ्रेश वाटर वाले किसी वाटर बॉडीज के अंदर पड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी, शैवाल विस्फोट होगा, जिससे शैवाल विस्फोट के कारण पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी कमी महसूस होगी और इससे हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होगी और जो जैव ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन होती है उसी से मछलियां जीवित रहती हैं, उसी से वो सांस लेती हैं, उसी की कमी हो जाएगी तो जलीय जीव यहाँ पर आपको मरे हुए नजर आएंगे। तो यूट्रोफिकेशन एक बड़ी व्यापक समस्या है पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के लिए। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाँ, देख रहे हैं घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में है वो घट जाएगी, जलीय जीव मरने लगेंगे। दूसरा, शैवाल में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। हानिकारक शैवाल जब जल में बढ़ते हैं तो उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। पानी को ये क्या करते हैं? विषैला बना देते हैं। तीसरी समस्या, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। आप जानते हैं कई जलचर जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने लगती हैं, जब मरने लगते हैं तो विलुप्ति की कगार पे चले जाएंगे। पीने के पानी की गुणवत्ता में जो है वो गिरावट आ जाएगी, क्योंकि जल प्रदूषित और बदबूदार हो जाएगा। पर्यावरणीय असंतुलन व्याप्त हो जाएगा, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया के अंदर। तो आई होप आप यूट्रोफिकेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में और बड़े ही आसान भाषा में समझ चुके होंगे। यूट्रोफिकेशन के बाद पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण टर्म आता है इकोटोन। तो इकोटोन को भी थोड़ा समझिएगा इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र को बहुत आसानी से देखते रहिएगा। इकोटोन क्या है दोस्तों? दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों, एक ये पारिस्थितिकी तंत्र है और एक ये है। ठीक है, इनके बीच का जो ये संक्रमण क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये संक्रमण क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में इन दोनों ही क्षेत्रों की पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं आपको इस ट्रांजिशन या संक्रमण वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी और यही जो क्षेत्र है वो क्या है? इकोटोन है। ठीक है, इकोटोन है। ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से काफी रिच होता है। इसे ही एज इफेक्ट या किनारी प्रभाव के कारण जो है दोस्तों अधिक प्रजातियों का वास स्थल इस इकोटोन क्षेत्र को माना जाता है। तो आई होप आपको इकोटोन क्षेत्र जो है इस चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे एक और चित्र है जिसमें समुदाय ए दिया हुआ है और समुदाय बी, और बीच के संक्रमण क्षेत्र पर जो है इकोटोन बनाया गया है, यानी कि समुदाय बी और समुदाय ए दोनों के जीव जंतु या दोनों की विशेषताएं इस इकोटोन यानी कि संक्रमण वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, तो इकोटोन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों दोनों अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जो है इकोसिस्टम स्थित होता है, ये इसकी विशेषता है। इसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता पाई जाएगी। जैव विविधता अधिक होगी, एज इफेक्ट कहा जाता है, किनारी प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर इस इकोटोन क्षेत्र में जो जैव विविधता अधिक होगी उसे एज इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इकोटोन। दोस्तों इकोटोन के बाद एक महत्वपूर्ण टर्म और है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो टर्म है दोस्तों इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि पारिस्थितिकीय पद चिन्ह क्या है? तो पारिस्थितिकी पद चिन्ह जो है एक मेजरमेंट है, एक नाप है जो ये दर्शाती है कि कोई व्यक्ति, समुदाय या देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। ठीक है, ये दर्शाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। दोस्तों ये भूमि, जल, ऊर्जा और जैव विविधता पर प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, इस चित्र में आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, मापन इकाई इसकी होती है, इसे हेक्टेयर में मापा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। ठीक है, संसाधन उपयोग क्या होगा? भूमि, जल, ऊर्जा आदि का उपभोग करते हैं। स्थिरता संकेतक क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बताने में सहायक होता है। असर इसका कार्बन उत्सर्जन, वनों की कटाई आदि पर इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का प्रभाव पड़ता है। कंट्रोल क्या है? तो दोस्तों संसाधनों के सतत उपयोग से संतुलन जो है बनाया जा सकता है और इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने के लिए
जो है एनवायरनमेंट के अंदर एक टर्म आता है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको अपनाते हैं, ठीक है, सतत उपयोग करते हैं हम संसाधनों को, इसलिए जो है हमारा पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो कम होता चला जाता है। तो आई होप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्लासेस खत्म हो गई, क्लास खत्म हुई, कंटेंट खत्म हुआ, लेकिन अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है। अभी आपने सिर्फ इंटरवल तक देखा है, अब आपका क्लाइमेक्स शुरू हो रहा है। क्लाइमेक्स क्या है? तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी से यूपीएससी यानी कि जो आईएएस की सिविल सर्विस की हमारी परीक्षा होती है, उसमें इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी 2023 तक सवाल आए हैं, वे सवाल यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। जब हमारी आप एनवायरनमेंट की दूसरी क्लास देखेंगे तो आप इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। दूसरा सवाल है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या हैं और इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। सेवाएं क्या हैं ये मैंने इसी वीडियो के जब क्लास की शुरुआत हुई उसमें हमने इकोसिस्टम की जो सर्विसेज थी वो हमने आपको बताया। उन सेवाओं को समझ के इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को आप लिखने में सक्षम होंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता क्या है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर समुद्री, वन, घास स्थल ये आपने देखा। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों में एक्वेरियम, जो खेत होते हैं जिसमें धान का खेत, इन सभी की तुलना करके आप पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित पारितंत्रों की तुलना करके विशेषताएं आराम से लिख सकते हैं। चौथा सवाल है पारिस्थितिक संतुलन क्या है और मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो हमारी दूसरी क्लास में आप अच्छे से इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों ये है भारत में पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्र जो होता है उसका वर्णन कीजिए, उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसके जस्ट बाद वाली क्लास में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आप एक जो है जागरूक छात्र हैं तो अभी तक के जो क्लासेस हुई हैं उनके अंदर इस सवाल का जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। मृदा अपरदन एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आपने वनीकरण, निर्वनीकरण समझा और मरुस्थलीकरण समझा, तो इससे आप मृदा अपरदन को डिफाइन करके पारिस्थितिक तंत्र पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें आप जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं। सातवां है भारत में वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आप लिख सकते हैं इसी जो है वीडियो को देख करके, जिसमें हमने भारत के अंदर वनों के प्रकारों पर बात की हुई है। दोस्तों अब यूपीएससी के बाद हमारा जो यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है उसके अंदर इकोलॉजी और इकोसिस्टम से किस तरह से सवाल पूछे गए, बड़े ही आसान सवाल होते हैं, आप समझ सकते हैं। दोस्तों स्थायी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र का क्या योगदान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो पृथ्वी के संसाधनों को स्थायी सस्टेनेबल रूप से यूज करने के लिए एक टर्म होता है, जिसमें हम परिभाषा अगर देखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि पृथ्वी के संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आगामी जो भविष्य की जरूरतों हैं उस समय भी पूरा करने लायक पारितंत्र को या हमारे जो है संसाधनों को बचाए रखना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका सतत उपयोग कर सकें। इसी को हम स्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, यानी कि विकास इस कदर करना जैसे कि आज जो भी संसाधन अवेलेबल है उसका ये पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी उपयोग कर ले और वो संसाधन बचे रहें हमारी आगामी पीढ़ी के लिए। ठीक है, तो स्थायी विकास में पारिस्थितिकी तंत्र का योगदान क्या है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र हमें क्या प्रोवाइड कराता है ये क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा। दूसरा सवाल है भारत में वनों की स्थिति और जैव विविधता के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन आगे के वीडियोस में आप देखेंगे। गंगा नदी पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इनके संरक्षण के लिए सरकार की योजनाओं का विश्लेषण, गंगा एक्शन प्लान वगैरह किया। आप बात करेंगे नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात इस क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे जो खतरे हैं उस पर चर्चा करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि डेजर्ट इकोसिस्टम की विशेषताओं का वर्णन आप कर सकते हैं। तो हम आगे क्लासेस लेंगे तो आपको डेजर्टिफिकेशन वहां, अभी तो हमने सिर्फ डेजर्टिफिकेशन बताया और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के उपाय हमने इसी क्लास के अंदर दे दिया है।
इसका कुछ हिस्सा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे वन्यजीव संरक्षण के लिए लागू भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन आगे की क्लासेस में आपको मिलेगी। भारत में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, तो ये भी सवाल आगे आपको मिल जाएगा। तो ये रहे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अंदर आए हुए मुख्य परीक्षा के सवाल। अब आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी या यूपी आरओ के अंदर जो भी सवाल इकोसिस्टम से रिलेटेड आए हैं उनकी यहाँ पर सवाल पीवाईक्यूज दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक रोक करके पढ़िए और यहाँ पर आंसर भी हमने लगा रखा है, आंसर भी आप लोग देखते जाइए। जैसे आपकी समझदारी के लिए शुरुआत के लिए पहला सवाल मैं पढ़ देता हूँ। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है? जैविक अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होगा, जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, वो क्या होगा? तो पहले नग्न जमीन होगी, फिर वहां पर प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, फिर क्या होगा? इंटरेक्शन होगा और फिर स्थलीकरण होगा। तो ये जो है सवाल का ये जवाब रहा। इसी तरह से यहाँ पर प्रत्येक जो है कि घटना से, प्रत्येक जो है कि टर्म से रिलेटेड सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग देख लीजिएगा। आपका सवाल आईएएस 2013 में आया, फिर यूपी पीसीएस 2020 के प्री में आया। यहाँ पर ये सवाल पारिस्थितिकी मित्र या आतंकवादी कौन वृक्ष है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है और आतंकवादी है, इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है। ये यूकेलिप्टस है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये सवाल का जवाब जो है कि वही होगा, सेम टू सेम यूकेलिप्टस। यहाँ पर ये भी सवाल लैंटिक समुदाय क्या है? लैंटिक और लोटिक दो समुदाय होते हैं। लोटिक क्या होता है? बहती हुई जो जल क्षेत्र जो बहते हुए गतिशील होंगे वो लोटिक कहा जाए। लैंटिक जो है होता है वो क्या बोलते हैं? स्थिर क्षेत्र होता है। ठीक है, लैंटिक क्षेत्र जो है स्थिर क्षेत्र होता है, जिसमें तालाब और दलदल आप देखते हैं वो बिल्कुल नहीं बहता। लेकिन लोटिक क्षेत्र क्या होता है? वो बहता रहता है। ठीक है, जिसमें नदी या झरने आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये चीज मेंशन है। दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया, इकोटोन, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल आपके लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। आराम से वीडियो को रोक रोक करके सवालों को अच्छे से करते जाइए और अपने आप को चेक करते जाइए कि हमने कहाँ पर क्या गलत किया और कहाँ पर क्या सही। जो हमने अभी तक क्लासेस ली उनमें से क्या सच में सवाल जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए, जल निकायों में जो घनत्व प्रवणता होती है उसको कौन दर्शाता है? तो पिक्लोक्लाइन। ये यूपीपीसीएस 2016 के अंदर सवाल आ चुका है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जो होता है, ये शायद अभी आप जो है इको सेंसिटिव जोन्स का अभी तक की क्लासेस को देख करके आप जवाब नहीं दे पाए, तो आगे हम जब जो है कि कंजर्वेशन पर आएंगे एनवायरनमेंट के, तो वहां पर इस सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल इसे भी आप देखते हुए चलिए, एक समझ के आधार पर जो क्लास ले रहे हैं आप, उसमें समझ जो बनती है उसके आधार पर सवाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है कि यूपी आरओ के अंदर ये सवाल था, आप इसे भी जो है कि समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो पारिस्थितिकी पदचिह्न को, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को नापने की क्या इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर, हमने डिस्कस किया, आप यहाँ वहां से देख सकते हैं। इसी तरह से ये सवाल, उसी तरह से ये यहाँ पर जो भी सवाल लगाए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री पारितंत्र के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर सवाल है। विशालतम जो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्र होगा, आप जानते हैं। और स्थिर भी सबसे समुद्र ही होता है, यानी कि महासागरीय पारितंत्र जो होता है वो विश्व में सबसे स्थिर और विशाल पारितंत्र होता है। उसी तरह से सवाल है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरणीय समर्थन प्रदान कर सकता है वो क्या कहलाती है? तो ये वहन क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। ठीक है, एक्सेप्ट करने की। ठीक है, अधोलिखित में से कौन जीव मंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है? तो उसका भी जो है जवाब यहाँ पर आपको मेंशन है। उसी तरह से यहाँ पर ये सवाल, फिर यहाँ पर ये सवाल। ठीक है, उसके बाद आप आगे जो है और सवाल प्राप्त करते हैं, फिर उसी तरह से बहुत सारे सवाल यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए मेंशन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बाद हमने अपनी तरफ से कुछ सवाल बनाए हैं जो कि इसी कंटेंट से रिलेटेड है जो अभी आपने पढ़ा। तो जैसे यहाँ पर ट्रायल के लिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण नहीं है? कौन है? तो प्रवाल भित्तियां समुद्र के अंदर होती हैं, स्थल के अंदर नहीं होती। घास स्थल में होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थल में होते हैं, डेजर्ट। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब हुआ प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। उसी तरह से इस सवालों का जवाब भी नीचे मेंशन है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी व्याख्या के साथ ये भी आप जो है देखते हुए
आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारितंत्र क्या है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमने डिस्कस करते हुए बताया, ये आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। इसी तरह से टुंड्रा भी हमने पढ़ाया। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य पारितंत्र के अंदर वो भी हमने आपको पढ़ाया। इसी तरह से और भी सवाल जो है आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक करके सवालों को करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए। इकोलॉजिकल नीचे हमने बताया, उस पर सवाल है। ठीक है, निकेत पर हमने कई सवाल आपको दे दिए। समुद्री पारितंत्र से हमने यहाँ पर आपको कई सवाल दे दिए हैं। उन सवालों का जवाब आप जो है वीडियो को रोक रोक करके पढ़ कर देते हुए चलिए, जिससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। कोरल रीफ से हमने काफी सवाल यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, और आप जो है आराम से इन सवालों का जवाब वीडियो को पॉज कर करके देते हुए आगे बढ़ते चलिए। कोरल रीफ्स के अंदर एक सवाल, एक जीव बताया था हमने जुजेंथली, उससे संबंधित भी यहाँ पर सवाल है। आप लोग आराम से रोक करके जवाब दीजिए। कोरल भित्ति के प्रकारों को हमने बताया था। कोरल भित्ति के प्रकार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे संबंधित सवाल है। कोरल ब्लीचिंग क्या है, ये भी हमने टर्म्स आपको अच्छे से समझाया था, यहाँ से भी सवाल है। प्रवाल भित्तियों के विनाश का बड़ा कारण क्या है, वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है इनके लिए, ये यहाँ पर मेंशन है। और आर्द्रभूमियों से काफी हमने सवाल, मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड वगैरह, रामसर सम्मेलन से हमने सवाल दिए हैं। और यहाँ पर ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सी है, वो आप लोग जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल की गई है, ये यहाँ पर आंसर में देख पा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल मैंग्रोव से रिलेटेड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मैंग्रोव की जड़ों को क्या कहा जाता है, तो निमेटोफोर्स यानी कि श्वसन मूल। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन है। मैंग्रोव पारतंत्र में लवणता सहन करने की क्षमता क्या होती है, तो ऐसे जो वृक्ष होते हैं उन्हें एलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंग्रोव संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आप सोच भी नहीं सकते कि यूनेस्को मैंग्रोव का संरक्षण करता है। ठीक है, यहाँ पर मरुस्थलीकरण से संबंधित कुछ सवाल हैं, क्योंकि मरुस्थलीकरण भी हमने आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद सुपोषण हमने बहुत अच्छे से समझाया था, सुपोषण से संबंधित सवाल। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन को लेकर के हमने सवाल समझाया था, मतलब कंटेंट हमने बताए थे, तो उससे संबंधित यहाँ पर सवाल आपके लिए है। आक्रामक इन्वेसिव स्पीसीज से संबंधित ये सवाल है, तो कौन सी प्रजातियां होती हैं इन्वेसिव, तो ये स्थानीय प्रजातियों के संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा करती हैं, जैव आक्रामक प्रजातियां, इनमाइस स्पीसीज। आगे हम जो है कि आगे की क्लासेस में जरूर देखेंगे। मानव जनित गतिविधियों से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन का कारण कौन सी गतिविधि नहीं बनती, तो यहाँ पर मेंशन है। आप जो है कि क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, और जो है कि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे से सवाल है। यहाँ पर ये सवाल का जवाब जो है आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक की क्लासेस के अंदर जो भी हमने पढ़ाया वो आपको बेहतर तरीके से पसंद आया होगा। दोस्तों, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम जो चैप्टर है वो सच में बहुत बड़ा है। मेरी मजबूरी है इतना देर के जो क्लासेस हैं वो करना, क्योंकि अगर हम जो है कम टाइम के क्लासेस लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं जो इकोलॉजी से रिलेटेड है जो है वो छूट जाएंगे, और आपका क्लास करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होंगी लेकिन समग्रता में होंगी, जिससे आप जो है अच्छे तरीके से इन सिर्फ क्लासेस को देख करके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कम से कम सवाल, कम से कम जो है कि वीडियोस हम पर्यावरण के लिए बनाएं, लेकिन हाँ, पर्यावरण के जो भी वीडियोस हम देंगे वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव देंगे कि आपके प्री और मेंस और इंटरव्यू सारी चीजों को ये हमारे वीडियोस कवर करेंगे। तो ये पूरी जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेलिस्ट कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड है, आप वहां से जो है इन वीडियोस को देख लीजिएगा। दोस्तों, अब अंत में आपसे गुजारिश करूंगा कि इतनी सारी मेहनत होती है, बहुत सारा टाइम जाता है, इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। कुछ चीज अच्छी बुरी लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए। हम आपकी जो प्रतिक्रिया का है वो पॉजिटिव उत्तर जरूर प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस में कुछ नहीं सही लग रहा है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उसको भी आप क्लासेस के अंदर ही इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप जो है कि अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अपना सुझाव भेज सकते हैं, और हम आपके सुझावों को जरूर कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो अभी और इकोलॉजी से रिलेटेड आएगा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम से। उसके बाद हम
जो है पर्यावरण से संबंधित जो अन्य चैप्टर आएँगे उसमें आगे बढ़ लेंगे। ठीक है? तो इतना आई होप आगे के जो वीडियोज़ होंगे कुछ कम लंबे होंगे। ये जो है कि हमारे 2-3 वीडियो काफ़ी लंबे ज़रूर बन गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट